नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चंपावत को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एमआरआई का लोकार्पण सीएम धामी की ओर से किया गया। यहां तक कि 124 करोड़ की परियोजना का शुभारंभ भी सीएम धामी ने किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी, नई तेजी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत को स्वास्थ्य और विकास की नई बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने जिला अस्पताल में नवनिर्मित क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया और 124 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। जिसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे और चंपावत को आधुनिक सेवाओं से सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि साल 2027 में फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा भी किया। अधिक योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में चंपावत के विकास के लिए, आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सहायक होगी, बहुत मील का पत्थर साबित होगी। आज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शुभारंभ लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ अत्याधुनिक एमआरआई मशीन यहाँ लगाई। डायलिसिस की सुविधा पहले से ही यहाँ पर थी और अब एमआरआई लग जाने से निजी अस्पतालों के चक्कर यहाँ के निवासियों को लगाने नहीं पड़ेंगे। उनको दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा। गंभीर बीमारी में यहाँ पर एमआरआई हो पाएगा, अच्छी जाँच हो पाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाएँ हों, खेल सुविधाएँ हों, आवास की सुविधा हो, पार्किंग हो, यहाँ के हमारे सभी स्थान अच्छे बने, सड़कें अच्छी बने, पेयजल व्यवस्था अच्छी हो, सभी प्रकार के विकास तेज गति से यहाँ पर आगे बढ़े। उसके लिए अनेक योजनाओं की स्वीकृति मिली है, पहले से अनेक योजनाएं प्रस्तावित हैं। हमारा प्रयास है कि हर संभव हमारा पूरा जनपद चंपावत आदर्श और एक मॉडल जिला बने और ये मॉडल पूरे देश और दुनिया के लोगों को आकर्षित करे, क्योंकि आने वाले समय में इसी मार्ग से बहुत पर्यटकों का आवागमन होना है। आज जो संख्या है वो संख्या बढ़नी है। इधर एक और बड़ी जानकारी वो ये कि जसपाल राणा के जन्मदिन पर उनकी मां का भी निधन हो गया। दरअसल सीएम धामी ने निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम धामी ने श्यामा राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बेटे के जाने के 16 दिन बाद अंतिम सांस ली है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जसपाल राणा की मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। साथ ही साथ शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दें। 48 घंटे में उत्तराखंड में मानसून की दस्तक। 1 और 2 जुलाई के लिए बाकायदा ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, सतर्कता बरते जाने की अपील की है। मानसून को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे के अंदर मानसून की दस्तक होने की पूरी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 और 2 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इसके बाद पूरे राज्य में येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक CS तोमर ने बताया कि विभाग लगातार मौसम की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो अब अगले 48 घंटे यहाँ के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मानसून का इंतजार यूँ तो पूरा प्रदेश कर रहा है, लोग कर रहे हैं। भारी तापमान के बीच भी लोग जो है वो ये भगवान से कह रहे हैं कि
बारिश करवा दीजिए, इंद्र देवता बरस जाइए, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका इंतज़ार खत्म हो रहा है। अगले 6-7 दिन में हमारे को उत्तराखंड में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक से अधिकांश स्थानों पर देखने को मिल सकती है। मानसून अगले 48 घंटे में ऐसा संभावना बन रही है कि उसके जो है उत्तराखंड में एंट्री हो जाएगा, खासतौर से अभी जो वेस्टर्न पोर्शन में कुमाऊं वाले रीजन है उस वाले हिस्से में। तो जैसे हमने बताया कि अभी जो है 1-2 तारीख में हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्टिविटी कुछ जो है कुछ जिलों में। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने काशीपुर दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने सिडकुल में निर्माणाधीन एरोमा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही साथ काशीपुर रामनगर 4 लेन और प्रस्तावित बाईपास रिंग रोड परियोजना का भी जायजा लिया है। माना यह भी जा रहा है कि मुख्य सचिव के इस दौरे से क्षेत्र के विकास परियोजनाओं को और गति मिलने की संभावना है। देखिए, आज ना जो सिडकुल के कई इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हो रहे हैं, उनका भौतिक निरीक्षण किया गया संबंधित अधिकारियों के साथ, उनके क्या स्टेटस है और उन कार्यों को कैसे और गति प्रदान की जाए, वो डायरेक्शंस दिए गए। प्लस यहाँ पे जो अभी हम लोग खड़े हैं, जो NHAI एक ग्रीनफील्ड कनेक्शन बना रही है जो कि काशीपुर शहर को बाईपास करेगी, प्लस जो हमारा NHPWD अपना काम कर रहा है, रोड बना रही है काशीपुर रामनगर की वाइडनिंग का, इनका स्थलीय निरीक्षण किया गया और ये दोनों कार्य समय से चल रहे हैं और समय पर पूरे भी हो जाएंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में सहायता मिलेगी। तो वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चंपावत पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने चंपावत के प्रसिद्ध न्याय के देवता गोलजीव मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की, जिसके बाद गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन के दौरान साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अभी से ही पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया। और वहीं गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि शारदा कॉरिडोर और चलथी क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। उन्होंने कहा कि चंपावत में खनन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही साथ ये भी कहा कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चंपावत पहुंचा, मैं सबसे पहले गोलजू के दरबार गया, उनके चरणों में शीश नवाकर इस उत्तराखंड प्रदेश के तमाम माताओं की, बहनों की, भाइयों की, बुजुर्गों की और युवाओं की जो इच्छाएं हैं, जिन जिन बातों से वो सरकार से पीड़ित हैं, उन तमाम भावनाओं को उनके चरणों में समर्पित करके आया हूँ। मैंने प्रभु से प्रार्थना की है कि हे भगवान गोलजू, हम आप पर इस रूप में आस्था रखते हैं कि आप न्याय के देवता हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिससे आज हमारा पूरा प्रदेश प्रताड़ित है, भयभीत है, डरा हुआ है, तानाशाही सरकार की चल रही है, इससे मुक्ति दिलाना। तो वहीं देहरादून से खबर है। देहरादून में एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में युवक पर कथित तौर पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल आरोप ये है कि कुछ युवकों ने पहले गाली गलौज की, अभद्रता की, दुर्व्यवहार किया और फिर धारदार हथियार और मुक्कों से उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कई नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस जो है वो तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए कि किस तरीके से कुछ लोग जो है वो अचानक से आते हैं और फिर शख्स पर हमला करने लगते हैं। कहा यह जा रहा है कि पहले दरअसल युवक ये कह रहा है, पीड़ित ये कह रहा है कि पहले अभद्रता करते हैं वो लोग, दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसके बाद
वो सीधा हाथापाई पर उतर आते हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज जिसके आधार पर पुलिस जो है वो फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इधर ऋषिकेश से खबर है, जहां के त्रिवेणी घाट स्थित प्राचीन रघुनाथ मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर से जुड़े हुए कथित जमीन घोटाले, चंदा और दान पात्र में चोरी के आरोपों के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भगवान श्री राम पूरे देश की आस्था के केंद्र हैं, इसीलिए मंदिर से जुड़े धन के और चंदे के प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार से सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच, समयबद्ध जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। अयोध्या में करोड़ों का अरबों का घोटाला किया गया है और इस घोटाले में सिर्फ जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, एफआईआर दर्ज की गई, मगर जो ऊपर बैठे हुए बड़े लोग हैं, सरकार में बैठे हुए बड़े लोग हैं, जो बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं, जो कहते थे कि ये श्री राम मंदिर हमने बनाया है, आखिरकार उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, उनके ऊपर कब एक्शन होगा। तो इस सब के रोष में ऋषिकेश महानगर कांग्रेस के सभी साथी आज त्रिवेणी घाट में श्री रघुनाथ मंदिर में हम लोग एकत्रित हुए हैं और सबने यहाँ मिलकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। सद्बुद्धि के लिए पाठ किया गया, क्योंकि प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाए। तो श्री राम जी के स्थल पर हम लोग पहुँचे, इस पावन स्थल पर हम पहुँचे, अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाने के लिए हमने मांग करी। और हमारी ये मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं उनकी निगरानी में एक कमेटी गठित की जाए जो इसकी जांच करे और सिर्फ नीचे के स्तर पर लोगों पे एक्शन ना हो। जो ऊपर बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो और उनको अरेस्ट किया जाए, जेल में डाला जाए, जो महापाप उन्होंने किया। अगली खबर काशीपुर से है। दरअसल काशीपुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए युवा कांग्रेस नेता हरदेव सिंह हैरी ने युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक सक्रियता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान रोजगार, शिक्षा और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इस दौरान हरदेव सिंह हैरी ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अगर पार्टी उन्हें काशीपुर से उम्मीदवार बनाती है तो वे कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही हार का सिलसिला खत्म करने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कहा कि टिकट नहीं मिलने की स्थिति में भी वे अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। सभी युवा साथियों से पूछना चाह रहा हूं कि हमारे पुरजोर तरीके से टिकट की मांग भी करेंगे और अगर पार्टी ने मौका दिया तो चुनाव भी लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। पार्टी में और भी युवा हैं, बिल्कुल किसी भी युवा को टिकट दे दीजिए। मैं तो चाहता हूं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। पंचायत से लेकर विधानसभा, विधानसभा से लेकर संसद तक युवाओं को पहुंचना चाहिए। यदि टिकट नहीं देता है तो क्या निर्दलीय आएंगे या दूसरी पार्टी में जाएंगे? नहीं, तो पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और पार्टी में ही रहूंगा। क्योंकि यशपाल आर्य जी ने भी यही कहा था, कांग्रेस मेरी माँ है, उसके बाद सीधे पहुंच गए थे भारतीय जनता पार्टी में, फिर पलटा मार के इधर को आ गए। नहीं, उस समय उनकी क्या परिस्थितियां रही, अब ये तो वही बेहतर बता सकते हैं कि क्या उनकी परिस्थितियां रही। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर पार्टी मौका देती है तो इस काशीपुर की समस्याएं जो पिछले 40 साल से सूखा पड़ा हुआ वो खत्म किया। अगली खबर हरिद्वार से आपको बताएं, जहां पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुना गया। एडीएम वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़ी 35% शिकायतें जो हैं वो दर्ज की गई। 35 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 22 का मौके पर ही समाधान और निस्तारण कर दिया गया। बाकी बची शिकायतों को भी संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन ने सभी विभागों को लंबित पड़े मामलों का जल्द से जल्द समाधान कर शिकायतों के समाधान का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। कुल 45 समस्याएं जो थी उसकी सुनवाई की गई और 22 का ही मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी
समस्याएं विभिन्न भागों से संबंधित थी, जिसमें यूपीसीएल, सड़क की समस्याएं थी और कुछ राजस्व विभाग की भी काफी सारी समस्याएं थी। तो भूमि संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए भी संबंधित एसडीएम्स को निर्देश दिए गए। बाकी विभागों को भी यही निर्देश दिए गए हैं कि जो भी समस्या उनके स्तर से होती है उसे समय अंतर्गत निस्तारण करें। जो तुरंत होने वाली है उनको शीघ्र 3 दिवस के अंदर करें, और कोई शिकायतें भी ऐसी होंगी जिनको उनको अपने उच्च अधिकारियों को संदर्भित करना होगा, तो इसका भी निस्तारण करके 15 दिवस के भीतर जिला कार्यालय में इसकी रिपोर्ट दें। सीएम हेल्पलाइन से जो शिकायतें आती है उसमें बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिसमें शिकायत का निस्तारण संबंधित विभाग के स्तर से न होकर उच्च स्तर से होना होता है, तो उसमें उनके द्वारा उच्च स्तर पर संदर्भित की जाती है, तो वहां से कभी कभी निस्तारण होने में विलम्ब होता है। तो उसी के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि ऊपर के अपने उच्च स्तर पर भी कोऑर्डिनेशन बना के रखें। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए, टिहरी गढ़वाल के चर्चित केतन हत्याकांड को लेकर लोगों में भारी गुस्सा और आक्रोश दिखाई दे रहा है, जहां पर स्थानीय लोगों में विरोध करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला गया। इस मार्च में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। मार्च में शामिल लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर इंटर कॉलेज चौराहे तक से लेकर नटराज चौक तक न्याय के समर्थन में नारे लगाए, मार्च में शामिल हुए और दिवंगत केतन को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं पूरे मार्च के दौरान केतन लाल को न्याय दो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाओ जैसे नारों के साथ माहौल गूंज उठा। इधर रुद्रपुर से खबर है। रुद्रपुर में महापौर विकास शर्मा ने जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अस्पताल की व्यवस्थाओं और समस्याओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने संसाधनों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत ढांचे से जुड़ी समस्याओं से महापौर को अवगत करवाया। इस पर महापौर ने आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि जिला स्तर की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करवा दिया जाएगा, जबकि शासन स्तर के मामलों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने प्रमुखता से रखा जाएगा। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अग्रवाल, प्रमुख अधीक्षक के तिवारी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जिला चिकित्सालय में मेरा आना हुआ। यहाँ पर पीएमएस हैं हमारे के तिवारी जी और सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल जी, और यहाँ के पूरे स्टाफ के साथ मेरी बैठकर विधिवत चर्चा हुई। हम कैसे क्षेत्र की जनता को सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, किस प्रकार से और हम अपने लोगों तक ये सुविधाएं दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत जल्दी हमारा मेडिकल कॉलेज भी शुरू होने वाला है। वर्तमान में सारे डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आज इनके साथ मेरा बैठना हुआ और बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। कुछ और यहाँ की आवश्यकताएं हैं, उनको ठीक करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने खनन गतिविधियों पर बड़ा फैसला ले लिया है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आदेश के अनुसार 30 जून की शाम के बाद से जिले में आरबीएम यानी रेत, बजरी, बोल्डर, चुगान और मिट्टी की खुदाई पर अगले आदेश तक पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा, रोक रहेगी। प्रशासन ने सभी पट्टा धारकों को तय समय सीमा पर खनन कार्य बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। अवैध खनन मानते हुए खनन नियमावली और बीएनएस के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। प्रतिवर्ष मानसून के जो पीरियड होता है उसमें कोई भी तरह का जो खनन होता है, किसी भी तरह के पट्टे या फिर अन्य गतिविधियां सब पर रोक लगाई जाती है। तो इस वर्ष भी 30 जून के जो सूर्यास्त है उसके बाद पूरे जनपद में सभी प्रकार की खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। और मानसून पीरियड में सभी जो हमारे श्रमिक होते हैं या फिर जो भी गतिविधियां होती हैं उनमें सुरक्षा को देखते हुए शासन के निर्देश है, इसी को फिर इसी पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इस बीच अगर कोई भी गतिविधि की जानकारी प्राप्त होती है तो उसको अवैध मानते हुए उस पर आगे की कार्रवाई। काशीपुर से खबर है। काशीपुर में उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ ने संगठन विस्तार अभियान के तहत नई कार्यकारिणी का गठन किया है और इसका गठन करते हुए कई युवाओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस कार्यक्रम में दरअसल पार्टी नेताओं ने युवाओं को संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। इस दौरान उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकार, रोजगार और क्षेत्रीय स्वाभिमान के मुद्दों को लेकर जन आंदोलन की बात भी कही है।
दरअसल साथ ही साथ पार्टी ने ये भी दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे प्रदेश की सभी 70 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। हम लगातार उत्तराखंड क्रांति दल का ये नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही। लगातार जैसे कि आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। हमारी लड़ाई अराजक तत्वों से है और सरकार की नीतियों से है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि प्रदेश में जो है अराजकता है वो कम हो। आप लगातार देख रहे हैं कि आए दिन कभी किसी टूरिस्ट के साथ हाथापाई हो जा रही है, कभी कोई टूरिस्ट स्थानीय लोगों पे हाथापाई कर दे रहा है, कभी कोई तलवार से कर रहा है तो कभी रिवॉल्वर दिखा दे रहा है। मैं आपको एक घटना की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। कर्णप्रयाग में एक जगह है सिमली। बीते दिन वहाँ एक घटना हुई कि एक स्थानीय जो व्यापारी है उनको लेकर किसी की बहस हुई कि खाने के रेट के ऊपर बहस हुई। तो जो टूरिस्ट वहाँ से दिल्ली से कोई आया था उन्होंने हमने महानगर अध्यक्ष घोषित किया है, जिसमें जितेंद्र सिंह चौहान जेडी नाम से उनको हमने युवा प्रकोष्ठ से अपना महानगर अध्यक्ष बना रखा है और उसी उपलक्ष्य में हमने पूरी कार्यकारिणी तैयार की आज। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया काम भी करेंगे और यूकेडी के लिए आगे भी जाएंगे। चुनावी वर्ष है, किस तरह देख रही है यूकेडी जो है पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए, जिले की बात की जाए, काशीपुर की बात की जाए? जी हम चुनाव इस समय चुनाव है और हम बढ़िया तैयारी से लगे हुए हैं। जैसे आपको पता होगा काशीपुर में हमने अभी 4-5 प्रोग्राम बैठा रखे हैं पहले ही और हर जगह प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे साथ यूथ बढ़ चढ़ के साथ में आ रहा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस बार तैयारी बढ़िया और की है। आप हर किसी के पास, पब्लिक के पास, किसी के पास बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब तीसरा ऑप्शन आपके सामने आ चुका है और आपको बताना चाहते हैं कि इस बार हम ढंग से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा,